Very good morning to all of you. So, if you have any doubt in workbook, please tell me. We can discuss the question solve. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, if you have any doubt in the workbook, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो बताइए, अगर उसमें कुछ डाउट हो तो उसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, अगर ट्राई किए हो तो, या अगर नहीं ट्राई किए हैं तो फिर आप ट्राई करके आइएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताया जाए। हमें नहीं लग रहा है कि वर्कबुक का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटा होगा। अगर स्टिल किसी में डाउट है या डिस्कशन करने की जरूरत है तो प्लीज लेट अस नो, क्योंकि सॉल्यूशन एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, सो नो डाउट ये बनाए नहीं है। चलिए एक बार हम ब्रीफ देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन एक आध को, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। सो चलिए, इसमें तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया है। क्या आप लोगों ने इसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में से 18 में से आप लोगों ने ट्राई किया? हमें लग रहा है सभी का आंसर आ गया होगा। एक देखिए, कल एक न्यूमेरिकल का हम एक प्रॉब्लम जो कल न्यूमेरिकल कर रहे थे, उससे बेस्ड पे उसका कंक्लूजन के सर आधार पे 18 नंबर का एक थोड़ा बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा, 18 नंबर, ठीक है। हाँ, सी द क्वेश्चन नंबर 30 देखिए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 30 अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Please try to answer the question. Question number 30. What will be the answer? It's a assertion and reason type से। Okay. So what will be the correct answer? You can write down in the chat box. See, the question says that if an alcohol and a mercury thermometer, see, I'm reading the question. Question is saying that if an alcohol and a mercury thermometer read exactly 0 degrees centigrade at ice point and 100 degrees centigrade at steam point, and the distance between the 2 points is divided into 100 equal parts, 100 equal parts in both the thermometers. The two thermometers will give exactly the same reading at 50 degrees centigrade. Is this statement correct
क्या ये स्टेटमेंट सही है? कल का जो हमने न्यूमेरिकल देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि जिसमें दो सेम थर्मोकपल था, जो कि दो डिफरेंट थर्मोकपल दोनों सेम में था। यहाँ तो अल्कोहल है और यहाँ मरकरी है। तो यहाँ पे एक थर्मोकपल लिए थे जो डिग्री सेंटीग्रेड का था, डिग्री सेंटीग्रेड का दो थर्मोकपल ए और बी लिया था हमने। तो ए और बी जैसे ही हमने लिया था तो हमने क्या किया था कि ए जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एग्री कर रहा है, लेकिन जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बी था तो ये कितना आता था 51 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जब आया था 25 तो ये समथिंग आया था 25 पॉइंट समथिंग। इसका क्या मतलब है कि इफ एन अल्कोहल एंड मरकरी थर्मोमीटर रीड एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट द आइस पॉइंट and 100 degree centigrade at the steam point. Okay, इस केसेस में भी यही हो रहा था। The distance between the 2 points is divided into 100 equal parts. जब सेल्सियस था तो इस थर्मोमीटर ए भी 100 टुकड़ा में था और बी भी 100 टुकड़ा में था, दोनों 100 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया था। तो क्या कह रहा है, द टू थर्मोमीटर्स will give exactly the same reading at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होगा, जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेते थे तो 51 आया था, जब 25 लिए थे 25 पॉइंट समथिंग आया था। मतलब ये है कि इवन दो एंड पॉइंट आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे सेम है, डिवीजन भी सेम है, लेकिन टू डिफरेंट थर्मोमीटर लेने पे ये जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी सेम देगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी। यस, हम क्या कर रहे थे, ये स्केल आर्बिट्ररी है, हम अपने हिसाब से हम अपना इसको हम लोग बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका थर्मोमीटर को कितने लोग फॉलो करते हैं। सो असर्शन रीजन में देखिए ये स्टेटमेंट हमेशा सेम रहता है। जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पा रहे थे उनके लिए है कि असर्शन रीजन में क्वेश्चन हमेशा असर्शन रीजन में क्वेश्चन हमेशा क्या रहेगा, क्वेश्चन का जो भी रहे ऑप्शन सेम रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन हमेशा रहेगा कि ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, मतलब ए स्टेटमेंट भी सही है, आर स्टेटमेंट भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये जो रीजन होगा वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि असर्शन का जो रीजन है वो यही रीजन का स्टेटमेंट हो। मतलब रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बी में भी ये क्या है, ए आर और इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों इंडिविजुअली ट्रू है लेकिन आर रीजन नहीं है ए होने का। तीसरा में क्या है, जब सी में ए इज ट्रू, ए जब सही हो पर आर इज द फॉल्स, और जब डी में क्या हो गया, ए जैसे ही फॉल्स आ गया तो आर इज ट्रू रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हियर हमारा क्या हो गया है, एक ऑप्शन आता है ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। तो देखो ए इज रॉन्ग ओनली डी ऑप्शन है। सो जैसे ही ए इज रॉन्ग हो गया तो रीजन का स्टेटमेंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए इज फॉल्स, ओनली वन स्टेटमेंट इज देयर। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन ऑफ यू हैज आस्क्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन नंबर, उस पर डिस्कशन की जरूरत थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं, क्या है 18 ही ना, हाँ ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या डिस्कशन करना था बताया जाए, ये तो हमने कल डिस्कस किया था। कौन सा डिस्कस करने की बात है बताओ, किन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा डिस्कस कर दिया जाए सर। सर समझ में नहीं आ रहा था, फिर से बता दीजिए। ये उस समय नहीं समझ में आया था, नहीं सर, बना रहे कल का थे तो क्लास समझ में आपने नहीं आ अटेंड रहा किया है। था? यस सर। अच्छा कौन सा ऑप्शन आपने ट्राई किया था, सर कौन सा एक हम ऑप्शन फिर से सॉल्व कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, बताया जाए। यस सर, हाँ ए नंबर, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन में सॉल्व करूं बताओ, कोई भी एक बताओ आपके अनुसार, ए बताओ ऑप्शन बताओ सब कौन सा कीजिए मैं सर। सॉल्व करूं, क्या? ए नंबर, ए ए, नंबर चलिए करेक्ट ठीक ए। है हम ए सॉल्व करते हैं फिर से। देखिए हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, अच्छा एफ छोड़ दी, छूट गया है, माय मिस्टेक, एफ जी एच,
तो इसमें से ये जो क्वांटिटी है ना, कौन सा क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी दिया हुआ है, तो क्या आपको ये चेक करना है कि क्या ये क्वांटिटी प्रॉपर्टी हो सकता है क्या, आपको यही चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है कि dt अपॉन टी प्लस पी डीवी अपॉन वी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, dt अपॉन टी माइनस वी डीपी अपॉन टी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, पीडीवी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, वीडीपी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, v अपॉन टी डीपी प्लस p अपॉन टी डीवी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, पीडीवी प्लस वीडीपी क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो भी होगा, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगा, वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। क्या होगा वो होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। जो भी प्रॉपर्टी होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। अब बताइए एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या कंडीशन है, अगर कोई क्वांटिटी एम डी एक्स प्लस एन डी फाई के फॉर्म में है, तो कौन सा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, डेल डेल एम अपॉन एम, डेल एम को वाई हम लोग डेल एम ओवर डेल वाई, कब, जब हम एक्स को कांस्टेंट मानते हुए, कांस्टेंट है। डेल एन ओवर डेल एक्स जब वाई को कांस्टेंट मानेंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हम इसको 1/t टाइम्स dt लिख सकते हैं प्लस माइनस पी वाई वी डीवी लिख सकते हैं या नहीं, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने इस क्वांटिटी को हमने इतना लिखा। अब बताइए ये कितना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो बताइए m इजकल टू कितना मिल गया मुझे, देखिए m इजकल टू, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, m इजकल टू 1/t मिला, m इजकल टू 1/t मिला, और n इजकल टू माइनस p/v मिला। x इजकल टू कितना है, t है, और y इजकल टू v है, y इजकल टू v है। अब ये बताया जाए कि कंडीशन क्या कहता है कि डेल एम ओवर डेल एक्स, यानी डेल एम ओवर डेल वाई कब एक्स जब कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा, डेल ओवर डेल वाई के जगह कितना है, डेल भी लिखेंगे, एम के जगह कितना है 1/t है, कब, जब हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, वाई, एक्स से क्या है t जब कांस्टेंट है, तो बताइए ये डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, अब हमारे पास डेल वन ओवर डेल एक्स कब, जब y है, जब हम y रखते हैं, तो ये बताइए ये कितना हो गया, डेल ओवर डेल एक्स कितना है t, m कितना है, n कितना है, n दिया हुआ है, माइनस p/v इजकल टू कितना हो गया, कब क्या कांस्टेंट रखना है, क्या कांस्टेंट भी रखना है, भी y इजकल टू v, हाँ, तो v कांस्टेंट है। तो बताइए डेल ओवर डेल टी, इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस p/v है, तो हम जानते हैं p/v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताइए p के जगह, जब v कांस्टेंट हो तो p के जगह कितना लिख सकते हैं, RT/v लिख सकते हैं, माइनस RT/v² होगा या नहीं होगा, एग्री और नॉट, बताइए क्यों, क्योंकि हमारा यस सर। रिलेशन दिया हुआ PV इक्वल टू RT, लिख सकते हैं ना। तो इसको अब हम, जब v कांस्टेंट है और तब हमको t के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ जाएगा, -r/v²। बताइए इसमें 0 आ गया और इसमें r/v² आया, क्या ये कंडीशन कितना, डेल एम ओवर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या सेम आया, नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है, जैसे ही नॉट इक्वल टू हुआ तो ये जो क्वांटिटी दिया हुआ था, ये जो हमने क्वांटिटी लिया था, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल।
और जब जैसे ही ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉपर्टी। सो ये क्या होगा, एक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा। देयरफॉर हमने क्या कंक्लूजन किया, दिस इज द रॉन्ग आंसर, इट इज रॉन्ग आंसर। समझ गए या नहीं समझे, किनका डाउट था, ये फिर यस से सर, रिपीट करूं, हो गया आगे। समझ गए ना? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। हाँ तो बस ऐसे है ना कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके लिखना, एक्सप्लेन करके शॉर्टकट में थोड़ा मिस्टेक होने का चांसेस हो जाता है। सो आप जैसे ही इसमें करोगे, हर एक इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी कर देंगे, आगे आगे करते जाएंगे तो सारा सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? यस ओके। सर। सो और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है जो डिस्कशन करने की जरूरत है, बोला जाए। और अगर नहीं है तो हमने इसमें मोस्टली क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया है। अब एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से करना चाहेंगे, वो है रिवर्सिबिलिटी वाला। रिवर्सिबिलिटी वाला कोई क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इस वर्कबुक से, उसको देख लेते हैं। चलिए इसमें से आते हैं 21 स्टेटमेंट, पढ़िए तो जरा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या ऑप्शन होगा। पढ़िए जरा क्वेश्चन पढ़ करके। हमें आप ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला। सोचिए जरा आप लोग, सारे लोग प्लीज, घबराना नहीं है, सही आंसर जो गलत आए उससे हम कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सही हो या गलत हो उससे कहीं कोई परेशान नहीं होना है। आप सोचिए, माइंड लगाइए, बस अपना जो भी लॉजिक देना है, जितना भी टूल आपके पास चाहिए उतना हमने दे दिया है। अब आपको सिर्फ उस टूल को अपना पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू उसको अरेंज करके उसका लॉजिक लगा करके आपको सॉल्व करना है। सो सॉल्व हो गया, ट्राई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इसमें इरिवर्सिबल बताइए। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, मैं डिस्कस करूं। देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ हीट सोर्स एट द सेम बॉइलिंग टेम्परेचर। ये बताइए, बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ हीट सोर्स एट द सेम टेम्परेचर, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? बॉइलिंग मतलब क्या हो गया, फेज चेंज। देखिए, बॉइलिंग मतलब फेज चेंज। फेज चेंज इज इसेंशियली कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर प्रोसेस। मींस व्हाट, कि जैसे ये बॉइलिंग लिखा है तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कहां से, हीट सोर्स से दे रहा है, कहां से, वाटर में। तो वाटर का टेम्परेचर सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का टेम्परेचर, और वाटर को हीट किया जा रहा है सपोज रॉड से, कोई भी एक हीट सोर्स है, वो भी कितना डिग्री पे मेंटेन्ड है, सेम बॉइलिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हीट ट्रांसफर एट हीट ट्रांसफर एट 0 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। बताइए क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल?
हम जानते हैं Reversible. हीट ट्रांसफर एट फिनाइट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस वो होगा इरिवर्सिबल, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। सो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आप लॉजिक समझे? हमने कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी में देखे थे तो पहला क्या था कि क्या हो जाएगा? लैक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्या है इन दोनों के बीच में, वाटर और रॉड के बीच में क्या है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर है। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर है मतलब क्या है? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बावजूद इसके हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो वो हीट कहां जा रहा है? इसको फेज चेंज में यूटिलाइज हो रहा है। Therefore, it is process of irreversible process. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे? थियोरेटिकल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। हम जानते हैं, हालांकि अभी आपने आइसोथर्मल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सारे लोग पढ़ लिए हैं। Therefore, we can discuss आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने में ये जो स्टेप है वो इनफाइनिटेसिमल स्मॉल स्टेट डिफरेंस होता है। इसको करने में इनफाइनाइट टाइम लगाता है, इनफाइनाइट लार्ज टाइम। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगाता है। देयरफॉर ये भी स्टेट क्या रहता है? इक्विलिब्रियम स्टेट रहता है। और जो नेक्स्ट स्टेप मूव करेगा वो भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब आप रिवर्स करते हो देन अगेन ये सेम फिनोमेनन होगा, यहां से यहां स्लोली जाएगा, तो जो भी इफेक्ट आएगा वो सिस्टम ऑफ सराउंडिंग पे रीस्टोर हो जाएगा। देयरफॉर इट इज अगेन एन रिवर्सिबल प्रोसेस। 1 and 2 are reversible process. Theoretical polytropic compression process with heat rejection to atmosphere. इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो हीट रिजेक्शन हो रहा है एक ऐसा पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर को हीट दे रहा है। तो बताइए इस पे जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वो गैसेस का टेम्परेचर हमेशा ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है जो कंप्रेशन प्रोसेस और एटमॉस्फेयर का सेम टेम्परेचर है। सो गैस अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है और एटमॉस्फेयर कितना में है? सपोज 30 डिग्री, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया? 70। जैसे ही फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस आ गया वैसे ही क्या हो जाएगा? ये हाईली इरिवर्सिबल, हाईली इरिवर्सिबल। सो दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगेन diffusion of two ideal gases into each other at constant pressure and temperature. दो आइडल गैसेस जैसे ही डिफ्यूज हो गया, एक दूसरे में मर्ज हो गया, अब उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो जब तक कि उसमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। सो डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग ऑफ, सपोज आपने क्या कर, एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला दीजिए या कार्बन और ऑक्सीजन को मिला लीजिए, तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जैसे ही मिला लाएंगे तो CO2 होगा, प्लस कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगा। तो इसको अब अलग करने के लिए आपको सेम इफेक्ट आप नहीं रिवर्स में करा सकते हैं कि रीस्टोर हो जाए और सेम पाथ को फॉलो करे। देयरफॉर इट विल नॉट बी द रिवर्सिबल प्रोसेस, सो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 and 4. So which is the 3 and 4? Option D. Option D is the correct option. So in this way, please solve the question and let's, if you have any doubt, we will discuss again and again. No problem. आपको जब जिस क्वेश्चन में स्विच करना है आप हमें बता दीजिएगा, हम उस समय उसी समय सॉल्व करेंगे जब भी आपको डाउट हो। लेकिन हम ये कहेंगे कि कंटिन्यूअसली आप टाइम लिमिट के कारण थोड़ा सा अपने आप पर इसे थोड़ा सा प्रेशर दे करके आप इसको एक बार जब सॉल्व कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट का तभी यूटिलाइज होगा जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और हमने ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इजी लेवल से गेट लेवल तक का दिया है। क्योंकि इस चैप्टर में गेट का क्वेश्चन बहुत कम अराइज होता है, सो टू गेट क्लियर द कंसेप्ट हमने दूसरा कंपटीशन का क्वेश्चन हमने डाल रखा है। सो इन दिस वे हमने इसका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व, ऑलमोस्ट तो नहीं, बहुत सारा हमने क्वेश्चन आपको आइडिया दे दिया डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चन का। सो इसके बाद हम लोग अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर आप लोग
इजाजत हो तो, कोई और डिस्कशन की जरूरत नहीं है तो ठीक है। ये सब सारा आप लोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए गेट में एक क्वेश्चन किया हुआ है क्या, 1 केल्विन, कौन सा ऑप्शन होगा? 1 केल्विन का क्या डेफिनेशन है? 1 अपॉन 1 223.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाट। जो ऑप्शन रहेगा वो मार्क कीजिए। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए मैसेज में आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई अभी बोला था। ओके, नितेश कुमार। सो इसका इस तरीके से हमारा ये हो गया। हाँ, अब देखिए ये भी है, एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन आप मैच करा दीजिए, क्विकली रिवाइज करवा। अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चन करा ही लिया था। चलिए ठीक है, तो हम यहीं पे इसका स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। So our next topic is thermodynamic energy, thermodynamic form of energy। थर्मोडायनेमिक कौन सा होगा? दो हमने टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। सो हम क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट? thermodynamic concept of energy, thermodynamic concept of energy। So let us move on to the next topic, thermodynamic concept of energy। ये अब कहानी की तरफ बिल्कुल ध्यान से सुनना, तब आपका इंटरेस्ट लगेगा। आप बिल्कुल सही से एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। माइंड पे स्ट्रेस नहीं देना है, जो हम समझा रहे हैं प्लीज माइंड खोल करके आराम से समझना। कहानी की तरह आपको कहीं माइंड नहीं लगाने की जरूरत है, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। ये हम आपका एक्सपीरियंस देते हैं, बशर्ते आप अपना माइंड ओपन रखना। देखो थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान देके, जहां कुछ डाउट हो प्लीज स्टॉप मी। थर्मोडायनेमिक में एनर्जी का दो स्टेटस है, एनर्जी का दो स्टेटस है। स्टेटस ऑफ एनर्जी, स्टेटस ऑफ एनर्जी, दो स्टेटस है एनर्जी का, दो स्टेटस है। कौन कौन सा? पहला स्टेटस है एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट। और दूसरा है एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन स्टोरेज। ये दो डिफिनिट स्टेटस दिया जाता है। ये किसके हिसाब से दिया गया है ध्यान दीजिएगा। यह कोई सिस्टम है और ये बाउंड्री है। अगर कोई एनर्जी, ये क्या है? बाउंड्री है, ध्यान दीजिएगा, ये बाउंड्री है। अगर कोई भी एनर्जी इस बाउंड्री के रिलेटिव पोजीशन के आधार पे दो फॉर्म दिया गया है। जो एनर्जी इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी इन ट्रांजिट। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट। जो एनर्जी मूव तो करेगा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से, लेकिन बाउंड्री को नहीं क्रॉस करेगा, then that will be called as energy in storage, energy in storage, energy in storage, energy in storage। आप समझ गए? एनर्जी इन ट्रांजिट उसको बोलेंगे जो बाउंड्री को क्रॉस करेगा, और एनर्जी इन स्टोरेज उसको बोलेंगे जो बाउंड्री को, सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। तो जब भी आपको स्टेटस पता लगाना है, हम बाउंड्री फिनोमेनन को चेक करेंगे, क्या वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है या कर रहा है। अगर करेगा तो एनर्जी इन ट्रांजिट, नहीं करेगा तो एनर्जी इन स्टोरेज। आप लेटर ऑन आप ये रियलाइज करोगे कि एनर्जी इन ट्रांजिट जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। ये एनर्जी पाथ पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे चल के आया है उस पे डिपेंड करेगा। वहीं एनर्जी जो स्टोरेज आता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। कौन सा? पॉइंट फंक्शन।
या स्टेट फंक्शन है, या स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन होता है, या पॉइंट फंक्शन होता है। यहां तक बताइए किसी को कोई कष्ट है तो बताइए, ये है कोई कष्ट है तो बताइए। आप प्लीज नोट इट डाउन, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन। हमने बस कुछ नहीं बताया है इसमें, हमने ये बताया है कि थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटस होता है, एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन स्टोरेज। एनर्जी इन ट्रांजिट जो होगा वो पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी पाथ फंक्शन होगा, और एनर्जी इन स्टोरेज स्टेट फंक्शन होता है या पॉइंट फंक्शन होता है। तो आपको एक क्वेश्चन इससे अगर कोई पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिक स्टेटस ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट कैन बी अ प्रॉपर्टी, इज इट ट्रू और फॉल्स? आप लॉजिक लगा के हमें बताओ जरा। आप जब तक नोट डाउन कीजिए, बाकी लोग माइंड चलाइए। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या एनर्जी इन ट्रांजिट जो वो कभी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हो सकता है क्या? क्या आप आंसर दोगे, यस और नो? कोई बताइए जरा, कोई माइंड। फॉल्स, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार वेरी गुड, वेरी गुड। आदर्श कुमार वर्मा वेरी, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। और चूंकि एनर्जी इन ट्रांजिट पाथ फंक्शन है, देयरफॉर इट कैन नेवर बी अ प्रॉपर्टी। यहां तक लिख लिए, यहां तक लिख लिए, यहां तक लिख लिए, यहां तक लिख लिए। लिख लो यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अगर आपको मिटा दें, चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो अब हम एनर्जी इन ट्रांजिट की बात करेंगे। हम सिर्फ तीन ही चीज पढ़ेंगे, एनर्जी इन ट्रांजिट। दो चीज, एनर्जी इन ट्रांजिट और एनर्जी इन स्टोरेज। तो एनर्जी इन ट्रांजिट जो होता है वो हम जानते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होगा। या तो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जाएगा। और ये दो मोड में होता है, ये दो मोड में होता है। कौन सा? पहला मोड होता है हीट ट्रांसफर के रूप में, पहला हीट ट्रांसफर के रूप में, हीट ट्रांसफर के रूप में। और दूसरा वर्क ट्रांसफर के रूप में, दूसरा वर्क ट्रांसफर के रूप में, वर्क ट्रांसफर के रूप में। यानी एनर्जी इन ट्रांजिट दो तरीके से हो सकता है, हीट ट्रांसफर के रूप में या वर्क ट्रांसफर के रूप में। वहीं जो थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंस होता है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंस होता है एनर्जी इन स्टोरेज, वो होता है इंटरनल एनर्जी। वो कौन सा होता है? इंटरनल एनर्जी। और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ, चाहे एप्लीकेशन हो या जो हो, सिर्फ हम यही तीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कोई एनर्जी नहीं आएगा, इसके अलावा कोई एनर्जी नहीं आएगा, कोई एनर्जी नहीं आएगा। आई रिपीट, कोई एनर्जी नहीं आएगा, कोई एनर्जी नहीं आएगा। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, वर्क ट्रांसफर पढ़ेंगे और इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क ट्रांसफर से। व्हाट इज द वर्क? हम वर्क का डिफिनीशन पढ़ेंगे, वर्क के बारे में जानेंगे, फिर हीट के बारे में जानेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में जानेंगे। सो यहाँ तक लिख लिया जाए, यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर रिकनेक्ट होइए, उसके बाद हम लोग वर्क के बारे में पढ़ाई करेंगे। सो यहाँ तक आप, यहाँ तक हम फिर से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज रिकनेक्ट।